कभी सोचा है कि कोई विदेशी कंपनी भारत में आकर एक पूरी की पूरी फैक्ट्री क्यों लगाती है, जबकि कोई दूसरी कंपनी सिर्फ शेयर बाजार में पैसा लगाकर निकल जाती है? बस यही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पूरा खेल। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि यूपीएससी एग्जाम में आपकी रैंक को भी शेकिल दे सकता है। तो चलिए आज एफडीआई और एफपीआई के इसी बड़े फर्क को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो विदेशी निवेश है, ये भारत के लिए आखिर है क्या? क्या ये एक स्टेबल ग्रोथ इंजन है, मतलब एक ऐसा इंजन जो देश की तरक्की को लगातार आगे बढ़ाता है? या फिर ये वो हॉट मनी है जो आता तो तेजी से है लेकिन बाजार में उथल-पुथल मचाकर चला जाता है? बस इसी सवाल का जवाब आज हमने इस पूरी बातचीत में ढूंढना है। चलिए इस टॉपिक को परत दर परत समझते हैं। हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखेंगे कि एफडीआई और एफपीआई हैं क्या, फिर उनके नेचर और टाइमलाइन पर बात करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वो बाजार में आते कैसे हैं और उनका असर क्या होता है। फिर स्टेबिलिटी और वोलेटिलिटी का एंगल समझेंगे और आखिर में वो सारे ज़रूरी पॉइंट्स देखेंगे जो सीधे सीधे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ये जो दो नाम हम बार बार सुनते हैं, एफडीआई और एफपीआई, इनका आखिर मतलब क्या है? देखिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई, इसे ऐसे समझिए कि ये एक लंबी पक्की कमिटमेंट है। यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वो सिर्फ पैसा नहीं डाल रहा, वो असल में उस कंपनी में एक मजबूत हिस्सेदारी बनाना चाहता है, उसका कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है और उस बिजनेस का एक हिस्सा बनना चाहता है। मतलब यहाँ दो बातें सबसे जरूरी हैं, ये स्ट्रेटेजिक है और लॉन्ग टर्म है। और दूसरी तरफ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यानी एफपीआई। अब ये एफडीआई से बिल्कुल अलग खेल है। यहाँ पर इन्वेस्टर का मकसद बिजनेस चलाना नहीं है, बल्कि जल्दी से पैसा बनाना है। वो किसी कंपनी के स्टॉक्स और बॉन्ड्स जैसी फाइनेंशियल चीजें खरीदता है और जैसे ही मुनाफा दिखता है बेचकर निकल जाता है। तो यहां पर फोकस है फाइनेंशियल गेन, और वो भी शॉर्ट टर्म में। अच्छा, तो अब जब हमें दोनों की बेसिक डेफिनेशन पता चल गई है, तो चलिए इनके बीच के सबसे पहले और सबसे बड़े फर्क को देखते हैं, और वो है इनके पीछे की नीयत, मतलब इरादा और टाइम फ्रेम। तो देखिए, फर्क एकदम साफ है। एफडीआई ये स्ट्रेटेजिक होता है, सोच समझकर सालों साल बल्कि दशकों तक टिकने के लिए किया जाता है। इन्वेस्टर यहां एक बिजनेस बनाने के इरादे से आता है। वहीं दूसरी तरफ एफपीआई, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, इसीलिए ये बहुत शॉर्ट टर्म का होता है। हो सकता है कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, या शायद कुछ दिनों का भी। अगला बड़ा सवाल, ये पैसा इंडियन मार्केट में आता कैसे है? क्या इससे कुछ नया बनता है या ये बस पहले से मौजूद चीजों की खरीद फरोख्त है? ये एक और बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच, और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। एफडीआई जो है वो प्राइमरी मार्केट में आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इकोनॉमी में कुछ नया जोड़ रहा है, कुछ नया बना रहा है, जैसे नई फैक्ट्रियां, नई नौकरियां, देश में नई टेक्नोलॉजी लाना। मतलब ये रियल एसेट्स बना रहा है। इसके ठीक उलट एफपीआई आता है सेकेंडरी मार्केट में, यानी स्टॉक मार्केट में। यह कुछ नया नहीं बन रहा, ये बस पहले से मौजूद फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स को खरीद और बेच रहा है। तो फिर इन दोनों के बीच एक लाइन कैसी खींची जाए? अक्सर रेगुलेटर्स एक आसान सा नंबर इस्तेमाल करते हैं, 10%। आमतौर पर माना जाता है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर किसी कंपनी में 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी खरीद ले तो उसे एफडीआई मान लिया जाता है। पर क्या ये मामला हमेशा इतना सीधा होता है? और यहीं पर है एक जबरदस्त प्रीलिम्स ट्रैप। क्या 10% से ज्यादा का कोई भी इन्वेस्टमेंट हमेशा एफडीआई होगा? जी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। असली फैसला होता है इन्वेस्टर की नीयत से, उसके इरादे से। अगर उसका इरादा कंपनी के मैनेजमेंट में हिस्सा लेना है, एक एक्टिव रोल निभाना है, तब वो एफडीआई है। लेकिन अगर इरादा सिर्फ पैसा कमाकर निकल जाना है तो 10% से ज्यादा होने पर भी वो एफपीआई ही माना जा सकता है। यूपीएससी को ऐसे ही बारीक पॉइंट्स पर सवाल पूछना बहुत पसंद है, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अब जरा बड़े पिक्चर पर आते हैं, मतलब हमारी पूरी इकोनॉमी पर इन दोनों का क्या असर होता है। कौन सा निवेश इकोनॉमी में स्थिरता यानी स्टेबिलिटी लाता है और कौन सा अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी? देखिए, एफडीआई को आप एक जहाज के लंगर यानी एंकर की तरह समझ सकते हैं, जो इकोनॉमी को मजबूती से पकड़ के रखता है, उसे स्थिर रखता है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है तो एक मजबूत नींव देता है। दूसरी तरफ एफपीआई वो तेज हवा के झोंके जैसा है। ये बाजार में खूब सारी एनर्जी और लिक्विडिटी तो ले आता है, लेकिन यही हवा है जो बाजार में खतरनाक बुल और बियर रन वाले तूफान भी लाती है। और एफपीआई के इसी वोलाटाइल नेचर के वजह से इसे एक नाम दिया गया है,
हॉट मनी। हॉट क्यों? क्योंकि ये जितनी गर्मी से जितनी तेजी से बाजार में आता है उतनी ही तेजी से बाहर भी निकल सकता है, और इसके आने जाने से बाजार में अचानक से बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। और हाँ, इस उथल-पुथल का सीधा असर पड़ता है हमारे भारतीय रुपए पर। एफडीआई का जो फ्लो है वो क्योंकि स्टेबल होता है तो उसका रुपए की कीमत पर रोज-रोज ज्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन एफपीआई ये रुपए के रोज के उतार-चढ़ाव की एक बहुत बड़ी वजह है। जब एफपीआई का पैसा देश में आता है तो रुपया मजबूत हो जाता है, और जब ये पैसा बाहर जाता है तो रुपया कमजोर पड़ जाता है, और फिर आरबीआई को आकर मामला संभालना पड़ता है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। अब ऐसा करते हैं, इन सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ समेट लेते हैं, खास तौर पर एग्जाम से ठीक पहले वाले क्विक रिवीजन के लिए। ये टेबल देखिए, इसमें सब कुछ एक नज़र में साफ हो जाएगा। अगर नेचर की बात करें तो एफडीआई स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म है, जबकि एफपीआई फाइनेंशियल और शॉर्ट टर्म। मार्केट की बात करें तो एफडीआई प्राइमरी मार्केट में, एफपीआई सेकेंडरी मार्केट में। एसेट यानी संपत्ति, एफडीआई से रियल एसेट बनते हैं, एफपीआई से फाइनेंशियल एसेट खरीदे बेचे जाते हैं। और सबसे जरूरी स्टेबिलिटी, एफडीआई स्टेबल है और एफपीआई वॉलेटाइल यानी हॉट मनी। तो आखिर में याद रखने वाली मोटी मोटी बातें क्या हैं? पहली, एफडीआई से देश में रियल एसेट्स और नौकरियां बनती हैं। दूसरी, एफपीआई बाजार में लिक्विडिटी तो लाता है लेकिन साथ में अस्थिरता भी। तीसरी, वो 10% वाला नियम जरूरी तो है लेकिन असली खेल नियत का है। और चौथी, एफडीआई रुपए को स्थिर रखने में मदद करता है, जबकि एफपीआई रुपए में उतार चढ़ाव की बड़ी वजह बनता है। तो लीजिए, हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अब हम कह सकते हैं कि एफडीआई जो है वो इंडियन इकोनॉमी के लिए स्टेबल ग्रोथ इंजन जैसा है, एक ऐसा इंजन जो असली ठोस तरक्की को आगे बढ़ाता है। और एफपीआई एक मार्केट मूवर है जो बाजार में हलचल तो पैदा करता है, उसे चलाता है, लेकिन अपने साथ रिस्क भी लेकर आता है। और ये जो इंजन और मूवर वाले कॉन्सेप्ट हैं, ये सिर्फ समझने के लिए नहीं है, आप इन्हें अपने मेंस के आंसर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, भारत जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इस इंजन और मूवर का एक आइडियल मिक्स, एक सही मिश्रण क्या हो सकता है? मतलब स्टेबिलिटी और लिक्विडिटी के बीच वो सही बैलेंस कैसे पाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पॉलिसी मेकर्स लगातार ढूंढते रहते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई। और हाँ, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि हम हर पहलू को एग्जाम के नजरिए से ही देखेंगे। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से शुरुआत करेंगे। फिर एफडीआई के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ग्रॉस और नेट, उन्हें समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि एफडीआई को लेकर नियम कानून क्या हैं, लेटेस्ट आंकड़े क्या कहते हैं, और आखिर में कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां एफडीआई बिल्कुल मना है। ये पूरा स्ट्रक्चर आपके एग्जाम की तैयारी को और भी पुख्ता कर देगा। तो हमारा पहला सेक्शन एक अजीब सी पहेली के बारे में है। देखिए, आरबीआई का जो लेटेस्ट डेटा आया है उसने एक सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ तो ऐसा लग रहा है कि भारत में बाहर से खूब पैसा आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो नेट इन्वेस्टमेंट है उसमें जबरदस्त गिरावट आई है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते। ये है वो बड़ा सवाल जो आरबीआई के जून 2025 के बुलेटिन से निकला है। सोचिए, ग्रॉस एफडीआई मतलब जो कुल पैसा देश में आया वो तो बढ़कर 81.04 बिलियन डॉलर हो गया, लेकिन नेट एफडीआई जो असल में देश में रुका वो 96% तक गिर गया। ये इतना बड़ा अंतर क्यों है? यही विरोधाभास आज हमारी पूरी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। चलिए इसकी तह तक जाते हैं। अच्छा, अब उस बड़ी पहेली को समझने के लिए हमें पहले दो बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। इस सेक्शन में हम ग्रॉस और नेट एफडीआई के बीच का जो फर्क है उसे एकदम साफ करेंगे। यकीन मानिए, यहीं पर उस 96% की गिरावट की पूरी कहानी छिपी है। तो सबसे पहले ये एफडीआई है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो जब कोई विदेशी कंपनी या कोई इंसान भारत में किसी बिजनेस में पैसा लगाता है, जैसे मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री खोल ली या किसी चलती हुई कंपनी में हिस्सेदारी खरीद ली, तो उसे ही एफडीआई कहते हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और यहीं पर हमारी उस पहेली का जवाब है। ये स्लाइड ग्रॉस और नेट एफडीआई के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। देखिए, ग्रॉस एफडीआई वो सारा पैसा है जो विदेश से भारत में आया, लेकिन नेट एफडीआई निकालने के लिए हमें इसमें से वो पैसा घटाना पड़ता है जो भारत से बाहर गया।
अब ये पैसा बाहर कैसे जाता है? या तो कंपनियां अपना कमाया हुआ मुनाफा वापस अपने देश भेज देती हैं, जिसे रिपेट्रिएशन कहते हैं, या फिर वो अपना इन्वेस्टमेंट बेचकर पैसा निकाल लेती हैं। तो उस 96% की गिरावट का मतलब ये नहीं है कि नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि जितना नया पैसा आ रहा है, उससे कहीं ज्यादा पुराना पैसा देश से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि ये सब कंट्रोल कैसे होता है? हर विदेशी निवेश के लिए कुछ नियम और कानून होते हैं। तो चलिए अब भारत के उस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को समझते हैं जो ये तय करता है कि एफडीआई कैसे और किन सेक्टर्स में आ सकता है। भारत में एफडीआई को चलाने वाले ये 3 मेन कानूनी पिलर्स हैं। सबसे पहला है फेमा एक्ट 1999, जो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। दूसरा है कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी, जो सरकार के सारे लेटेस्ट नियमों को एक जगह बताती है। और तीसरा, कुछ खास तरह के इन्वेस्टमेंट्स के लिए बनाए गए नियम। भारत में इन्वेस्ट करने के आप कह सकते हैं 2 मेन रास्ते हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट, मतलब स्वचालित मार्ग, जहां इन्वेस्टर को सरकार से पहले से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जहां कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्यादातर इन्वेस्टमेंट, लगभग 90% ऑटोमेटिक रूट से ही आता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की भारत की कोशिश को दिखाता है। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है, खासकर प्रीलिम्स के लिए। ये एक क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। अक्सर सवाल ऐसे घुमाकर पूछा जाता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, 90% से भी ज्यादा एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है, गवर्नमेंट रूट से नहीं। ये भारत की उदार निवेश नीति का सबूत है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पैसा असल में आ कहां से रहा है और भारत के किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जा रहा है। ये फैक्ट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लाइड हमें 2 बड़ी बातें बिल्कुल साफ साफ बताती है। पहली, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा एफडीआई अट्रैक्ट करता है, जो दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी सर्विस ड्रिवन है। और दूसरी बात, सिंगापुर भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स है। उसके बाद मॉरिशस और फिर अमेरिका का नंबर आता है। ये टॉप 3 देश और टॉप 3 सेक्टर्स याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखिए, भारत की एफडीआई पॉलिसी काफी ओपन है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा या सामाजिक वजहों से विदेशी निवेश के लिए पूरी तरह से बंद रखा गया है। आइए देखते हैं कि ये कौन से एरियाज हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, लॉटरी, गैम्बलिंग और सट्टेबाजी, चिट फंड और एटॉमिक एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई की इजाज़त बिल्कुल नहीं है। ये लिस्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में अक्सर सीधे-सीधा सवाल आ जाता है कि इनमें से किस सेक्टर में एफडीआई अलाउड नहीं है। तो हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। चलिए अब जल्दी से उन सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम के लिए आपको पता ही होने चाहिए। तो याद रखने वाली बातें, ग्रॉस एफडीआई मतलब कुल इनफ्लो, नेट एफडीआई मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। FY25 में नेट एफडीआई में गिरावट का कारण बढ़ा हुआ आउटफ्लो था। सबसे बड़ा सोर्स है सिंगापुर और सबसे ज्यादा पैसा जाता है सर्विस सेक्टर में। और रेगुलेशन की बात करें तो 90% से ज्यादा एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से आता है। मेन कानून फेमा है और जुआ, सट्टे और एटॉमिक एनर्जी जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पूरी तरह से बैन है। और अंत में मेंस एग्जाम के नजरिए से एक सवाल, पॉलिसी मेकर्स को ग्रॉस और नेट एफडीआई के बीच इस बढ़ते फासले को कम करने के लिए क्या करना चाहिए ताकि जो इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है वो टिकाऊ बना रहे। ये सवाल सिर्फ फैक्ट्स का नहीं है, बल्कि आपकी एनालिटिकल और पॉलिसी मेकिंग की समझ को परखेगा। इस पर जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। भारतीय शेयर बाजार में अक्सर जो बड़ी हलचल होती है उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ होता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों का। तो सवाल ये है कि आखिर ये एफपीआईज हैं कौन और ये हमारी अर्थव्यवस्था पर इतना गहरा असर डालते कैसे हैं। चलिए आज इसी को समझते हैं, खास तौर पर यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से। तो आज हम एफपीआई के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ये क्या है, इसकी लिमिट क्या है, अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो क्या होता है, बाजार पर इसका असर क्या है, और हाँ, एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर है, ये सब देखेंगे। और आखिर में जो नए नियम आए हैं उन पर भी बात करेंगे और परीक्षा के लिए एक क्विक रिवीजन भी करेंगे। चलिए शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। एफपीआई का असल मतलब क्या है और वो कौन सा एक नियम है, एक नंबर है जो एफपीआई की पूरी कहानी तय करता है। तो देखिए,
एफपीआई वो विदेशी निवेशक है जो किसी भारतीय कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीदता है, लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। उसका मकसद कंपनी को चलाना या उस पर कंट्रोल करना बिल्कुल नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने पैसे पर अच्छा रिटर्न कमाना। और ये रहा वो सबसे ज़रूरी नंबर जिसे दिमाग में बिठा लीजिए। ये प्रीलिम्स परीक्षा का एक क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। नियम ये है कि कोई भी एक एफपीआई किसी भी भारतीय कंपनी की कुल शेयर पूंजी का 10% से ज़्यादा हिस्सा नहीं खरीद सकता। यही वो लक्ष्मण रेखा है जो एफपीआई को परिभाषित करती है। तो अगला सवाल ये उठता है कि अगर कोई निवेशक इस 10% की लिमिट को पार कर जाए तब क्या होगा? क्या उसका निवेश अवैध हो जाएगा? नहीं, इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया बनाई गई है। आइए उसे देखते हैं। देखिए, प्रोसेस बिल्कुल साफ है। जैसे ही 10% की लिमिट पार होती है, निवेशक के पास दो रास्ते होते हैं। पहला, या तो वो कुछ दिनों के अंदर अपने अतिरिक्त शेयर बेचकर अपनी हिस्सेदारी 10% से नीचे ले आए, या दूसरा रास्ता है कि वो अपने निवेश को एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में बदलवाने के लिए अप्लाई करे। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें हैं, जैसे कंपनी की सहमति और सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़ती है। अब समझते हैं कि एफपीआईज का बाजार पर असर क्या होता है। ये आप कह सकते हैं एक दोधारी तलवार की तरह है। इनके फायदे भी हैं और बड़े नुकसान भी। तो देखिए, एफपीआईज के दो चेहरे हैं। एक तरफ जब ये पैसा लेकर आते हैं तो बाजार में लिक्विडिटी मतलब कैश का बहाव बढ़ जाता है, सब कुछ अच्छा लगता है। लेकिन सिक्का पलटता भी है। जैसे ही दुनिया में कहीं कोई गड़बड़ होती है, सबसे पहले यही एफपीआईज अपना पैसा निकालकर भागते हैं। और जब ये होता है तो बाजार में अचानक से भूचाल आ जाता है, जिसे हम कहते हैं अस्थिरता या वॉलेटिलिटी। एफपीआई के इसी आने जाने वाले स्वभाव की वजह से इसे एक नाम दिया गया है, हॉट मनी। पर ऐसा क्यों कहते हैं? इसका मतलब क्या है? ये आंकड़ा हॉट मनी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से साफ कर देगा। एनएसडीएल के डेटा के मुताबिक एफपीआईज ने इसी साल कुछ ही महीनों के अंदर भारतीय बाजार से 2.02 ट्रिलियन रुपए निकाल लिए। जरा सोचिए, कितना बड़ा अमाउंट कितनी तेजी से बाजार से बाहर चला गया। इसीलिए इसे कहते हैं हॉट मनी। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो मेंस में आंसर राइटिंग के लिए कड़की महत्वपूर्ण है। एफपीआई और एफडीआई के बीच बुनियादी फर्क क्या है? चलिए, इन दोनों के बीच के अंतर को 4 आसान पॉइंट्स में समझते हैं। पहला, मकसद। एफपीआई आता है शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए, जबकि एफडीआई आता है लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए। दूसरा, नियंत्रण। एफपीआई एक पैसिव निवेशक है, वो मैनेजमेंट में दखल नहीं देता, जबकि एफडीआई एक एक्टिव निवेशक है। तीसरा, बाजार। एफपीआई सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लगाता है, एफडीआई सीधे कंपनी में निवेश करता है। और चौथा और सबसे जरूरी, स्थिरता। एफपीआई अस्थिर है यानी हॉट मनी, जबकि एफडीआई को एक स्थिर और लंबा निवेश माना जाता है। अब क्योंकि एफपीआई इतना अस्थिर होता है, तो सरकार और सेबी जैसे नियामक इसे कंट्रोल करने और निवेश के माहौल को बेहतर बनाने के लिए लगातार नियम बदलते रहते हैं। और इसी दिशा में जो सबसे नया कदम उठाया गया है वो है सेबी का स्वागत एफआई फ्रेमवर्क। इसका सीधा सा मकसद है भारत में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाना। एक तरह से ये एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। मतलब अब विदेशी निवेशकों को रजिस्ट्रेशन और दूसरी मंजूरियों के लिए कई जगह भटकना नहीं पड़ेगा। उनका काम एक ही जगह से तेजी से हो जाएगा। चलिए, अब इस पूरे डिस्कशन को परीक्षा के लिहाज से कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं ताकि रिवीजन करना आसान हो। ये कीवर्ड्स और कॉन्सेप्ट्स याद रखिएगा। पहला, 10% का नियम। दूसरा, हॉट मनी का टैग जो इसकी अस्थिरता को दिखाता है। तीसरा, इसका दोहरा असर, तरलता और अस्थिरता। चौथा, एफपीआई और एफडीआई में वो 4 मुख्य अंतर। और पांचवां, सेबी का नया स्वागत 5 फ्रेमवर्क। ये पॉइंट्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत काम के हैं। ये लाइन एफपीआई की पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। मतलब एफपीआई बाजार के लिए ग्रीस की तरह जरूरी तो है, लेकिन इसकी तेज रफ्तार गाड़ी को पटरी से उतार भी सकती है। और अब अंत में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए क्या हॉट मनी से जुड़ा ये जोखिम उठाना विकास की रफ्तार तेज करने के लिए एक जरूरी मजबूरी है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।
अक्सर ये बात होती है कि ग्लोबल ट्रेड में अमेरिकी डॉलर का इतना दबदबा क्यों है और क्या भारत इस समीकरण को बदल सकता है। तो आज हम इसी बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं, भारतीय रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पूरी कहानी। ये एक ऐसा कदम है जिसमें भारत की आर्थिक तकदीर को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता है। तो असल सवाल ये उठता है कि भारत इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने की योजना कैसे बना रहा है। हम उन सटीक रणनीतियों और तरीकों को समझेंगे जिनका इस्तेमाल करके भारत डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और रुपए को एक मजबूत ग्लोबल प्लेयर के तौर पर स्थापित कर रहा है। देखिए, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसान बनाने के लिए हमने इसे 6 खास हिस्सों में बांटा है। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स तक जाएंगे। ये पूरा डिस्कशन आपको इस विषय पर एक मजबूत पकड़ बनाने में मदद करेगा, जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले रुपए का ये अंतर्राष्ट्रीयकरण आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि बॉर्डर के पार होने वाले लेन देन के लिए भारतीय रुपए का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। जरा सोचिए कि एक भारतीय कंपनी किसी दूसरे देश से कच्चा माल खरीद रही है और पेमेंट सीधे रुपए में कर रही है, बिना डॉलर में बदले। यही डी डॉलराइजेशन का असर आइडिया है, एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव का जो खतरा होता है उसे खत्म करना। अब सवाल आता है कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इसका जवाब बैंकिंग की दुनिया में छिपा है, खासतौर पर 2 बहुत जरूरी अकाउंट्स में, वोस्ट्रो और नोस्ट्रो। हाँ, ये नाम सुनने में थोड़े अजीब लग सकते हैं, पर यकीन मानिए ये इस पूरी व्यवस्था की धड़कन है और एग्जाम के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। चलिए, पहले वोस्ट्रो अकाउंट को समझते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत आसान तरीका है। आपका यानी वोस्ट्रो खाता हमारे पास। मान लीजिए अमेरिका का कोई बैंक भारत के एसबीआई में एक अकाउंट खुलता है, और वो भी भारतीय रुपए में। तो एसबीआई के नजरिए से ये एक वोस्ट्रो खाता है। सिंपल। और अब देखते हैं सिक्के का दूसरा पहलू, नोस्ट्रो खाता। इसे ऐसे याद रखें, हमारा यानी नोस्ट्रो खाता आपके पास। उसी उदाहरण को अगर आगे बढ़ाएं तो जब हमारा एसबीआई अमेरिका के उसी बैंक में अमेरिकी डॉलर में एक अकाउंट खोलता है तो एसबीआई के लिए वो एक नोस्ट्रो खाता बन जाता है। तो देखा, ये दोनों एक ही रिश्ते के 2 अलग-अलग नजरिए हैं। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि ये प्रीलिम्स परीक्षा में एक क्लासिक ट्रैप हो सकता है। वोस्ट्रो और नोस्ट्रो के बीच का जो फर्क है वो अक्सर कंफ्यूज करता है। बस इतना याद रखना है, वोस्ट्रो मतलब विदेशी बैंक का खाता भारत में और नोस्ट्रो मतलब भारतीय बैंक का खाता विदेश में। ये छोटा सा फर्क याद रखने से कीमती मार्क्स बच सकते हैं। तो असल ट्रेड में ये सब होता कैसे है? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला, भारतीय इंपोर्टर रुपये में पेमेंट करता है। दूसरा, ये पैसा विदेशी बैंक के भारत में मौजूद वोस्ट्रो अकाउंट में जमा हो जाता है। तीसरा, जब कोई भारतीय एक्सपोर्टर उसी देश को सामान बेचता है तो चौथा स्टेप, उसे उसी वोस्ट्रो अकाउंट से रुपये में पेमेंट कर दिया जाता है। देखा, पूरी प्रक्रिया में डॉलर की जरूरत ही नहीं पड़ी। यही तो इसकी खूबसूरती है। देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीयकरण की सफलता एक बहुत ही जरूरी चीज पर टिकी है, और वो है मुद्रा परिवर्तनीयता, यानी करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। रुपए को कितनी आसानी से दूसरी करेंसी में बदला जा सकता है, ये समझना इस पूरी रणनीति की नींव है। अब ये प्रीलिम्स के लिए एक और बहुत जरूरी फैक्ट है। भारत में 2 तरह के खाते होते हैं, करंट यानी चालू और कैपिटल यानी पूंजी। इसे ऐसे समझें, करंट अकाउंट है रोजमर्रा के खर्चों, मतलब ट्रेड के लिए, जहां रुपया पूरी तरह से कन्वर्टेबल है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कैपिटल अकाउंट है लंबी अवधि के निवेश के लिए, जैसे कोई संपत्ति खरीदना, और यहां कुछ पाबंदियां हैं। ये जो आंशिक परिवर्तनीयता है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। थ्योरी तो ठीक है, लेकिन असली खेल तो मैदान पर होता है। तो सरकार और आरबीआई इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए असल में कर क्या रहे हैं? आइए उन कुछ खास रणनीतिक पहलू पर नजर डालते हैं जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को तेजी दे रही हैं। ये कोई एक तरफा कोशिश नहीं है, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है। जैसे यूपीआई को सिंगापुर और यूएई जैसे देशों से जोड़ना एक गेम चेंजर है। इससे बॉर्डर पार पेमेंट बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह एशियन क्लियरिंग यूनियन में रुपए को सेटलमेंट करेंसी बनाने का प्रस्ताव इसे एक रीजनल पावर के तौर पर स्थापित करेगा। ये सभी छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन हमें ये पता कैसे चलेगा कि रुपया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पिटिटिव है भी या नहीं? सिर्फ डॉलर के मुकाबले उसकी कीमत देखना काफी नहीं है। इसके लिए हमें एक ज्यादा बेहतर टूल की जरूरत है, और यहीं पर REER यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की भूमिका आती है। तो RER क्या है?
इसे रुपये का असली रिपोर्ट कार्ड समझिए। यह सिर्फ एक करेंसी जैसे डॉलर के मुकाबले इसकी कीमत नहीं बताता, बल्कि हमारे सभी बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स की करेंसी की एक पूरी टोकरी के मुकाबले इसकी ताकत को मापता है। और सबसे ज़रूरी बात, यह महंगाई को भी ध्यान में रखता है, जिससे हमें एक सच्ची तस्वीर मिलती है। परीक्षा के लिहाज से यह फॉर्मूला ज़रूरी है। रियर को कैलकुलेट करने के लिए नियर, जो कि सिर्फ एक्सचेंज रेट्स का एक औसत है, उसे घरेलू और विदेशी महंगाई के फर्क से एडजस्ट किया जाता है। यही एडजस्टमेंट इसे रियल बनाता है और एक बहुत पावरफुल एनालिटिकल टूल भी। तो इसका असल मतलब क्या है? सीधा सा नियम है, रियर का कम होना मतलब हमारे एक्सपोर्ट सस्ते और ज्यादा आकर्षक हैं, जो मेक इन इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर रियर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इंपोर्ट सस्ता है, जो ग्राहकों के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो आरबीआई के लिए सही संतुलन बनाए रखना एक लगातार चलने वाली चुनौती है। ठीक है, तो अब समय है एक क्विक रिवीजन का। ये वो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं जिन्हें एग्जाम से ठीक पहले याद रखना है। चलिए फटाफट देखते हैं। इसे 5 कीवर्ड्स में याद रखिए। लक्ष्य, डी-डॉलराइजेशन; तंत्र, वोस्ट्रो नॉस्ट्रो; प्रक्रिया, SRVA; नीति, कन्वर्टिबिलिटी, करंट पर फुल, कैपिटल पर पार्शियल; और मूल्यांकन, REER। ये 5 पॉइंट्स इस पूरे विषय का सार हैं। और अब एक बड़ा सवाल जो मेंस के लिहाज से बहुत जरूरी है। क्या रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण वो आखिरी पहेली का टुकड़ा है जो भारत को एक सच्ची ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर बनने में मदद करेगा, या अभी भी रास्ते में कई रुकावटें हैं? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि भारत की आर्थिक यात्रा का अगला अध्याय इसी सवाल के जवाब पर निर्भर हो सकता है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, अमेरिका में लिया गया कोई एक फैसला भारत की पूरी अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे रेमिटेंस यानी प्रेषण के अर्थशास्त्र को, और साथ ही एक नए टैक्स प्रस्ताव को जो यूपीएससी परीक्षा के नजरिए से बेहद जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने है वो ये है कि क्या अमेरिका में लगने वाला ये नया 3.5% का टैक्स भारत के लिए जो 118 अरब डॉलर की जीवन रेखा है उस पर कोई असर डालेगा? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम उस अमेरिकी टैक्स को समझेंगे जिसकी बात हो रही है। फिर भारत में रेमिटेंसेस का क्या सीन है वो देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कि यह हमारी आर्थिक स्थिरता के लिए क्यों जरूरी है। फिर भारत की LRS स्कीम पर भी एक नजर डालेंगे और आखिर में परीक्षा के लिए सारे जरूरी पॉइंट्स को एक साथ रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। आखिर ये अमेरिकी कानून है क्या जिसकी वजह से ये पूरी चर्चा छिड़ी हुई है? ये टैक्स क्या है और इसके नियम क्या हैं? अच्छा, ये टेबल देखिए। ये प्रीलिम्स के नोट्स बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल। टैक्स का प्रकार है एक्साइज टैक्स यानी उत्पाद कर, जो बाहर भेजे जाने वाले पैसों पर लगेगा। इसकी दर है 3.5% और ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। ये चारों फैक्ट्स सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं, तो इन्हें याद रखिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अमेरिकी टैक्स भारत के लिए इतना बड़ा मुद्दा है क्यों? इसका जवाब हमें तब मिलेगा जब हम ये समझेंगे कि भारत में बाहर से कितना पैसा आता है और ये हमारे लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 118.7 बिलियन डॉलर्स। ये वो रकम है जो 2023-24 में भारतीयों ने विदेश से अपने घर भेजी थी। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये रकम 2011 के मुकाबले दोगुनी हो चुकी है। मतलब ये भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा और मजबूत सहारा है। और इसी विशाल राशि के साथ भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश बन जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हम दूसरे नंबर पर जो मेक्सिको है उससे भी कहीं कहीं आगे हैं। ये आंकड़ा भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो ठीक है, पैसा आ रहा है, लेकिन कहाँ से आ रहा है? ये चार्ट हमें वही बताता है। भारत को जितना भी पैसा मिलता है उसका 27.7%, मतलब 1/4 से भी ज्यादा सिर्फ अमेरिका से आता है। अब शायद ये बात और भी साफ हो गई होगी कि अमेरिका में लगने वाला कोई भी टैक्स भारत के लिए चिंता का विषय क्यों बन जाता है। और ये पैसा भारत में पहुंचता कहाँ है? तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस महाराष्ट्र को मिलता है, कुल का लगभग 20.5%। उसके बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है।
इससे ये भी पता चलता है कि इन राज्यों की अर्थव्यवस्थाएं बाहरी आय पर कितनी निर्भर हैं। चलिए, अब इस विषय के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, जो सीधा आपके मेंस के उत्तर से जुड़ा हुआ है। मतलब, ये जो पैसा आ रहा है, ये सिर्फ परिवारों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक मजबूत स्तंभ कैसे है। यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात सामने आती है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। हम बाहरी निवेश के लिए हमेशा एफडीआई पर फोकस करते हैं, है ना? लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि रेमिटेंस एफडीआई से भी ज़्यादा स्थिर और भरोसेमंद स्रोत बन गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि एफडीआई तो वैश्विक बाजार के उतार चढ़ाव से बहुत प्रभावित होता है, जबकि रेमिटेंस ज़्यादातर व्यक्तिगत और पारिवारिक ज़रूरतों पर आधारित होता है, जो ज़्यादा स्थिर रहता है। और ये 47% का आंकड़ा इसकी अहमियत को और भी साफ कर देता है। वित्त वर्ष 25 में भारत का जो व्यापार घाटा था, उसका लगभग आधा हिस्सा, मतलब 47%, अकेले रेमिटेंस से मिले पैसों से भरा गया था। सोचिए, यह हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कितना बड़ा सुरक्षा कवच है। तो अगर मेंस में सीधा सवाल आता है कि रेमिटेंस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये स्लाइड ही आपका पूरा जवाब है। 3 मजबूत पिलर्स। पहला, ये व्यापार घाटे को कम करने में मदद करता है। दूसरा, ये हमारे करंट अकाउंट को स्थिर रखता है। और तीसरा, ये एफडीआई से भी ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद इनफ्लो है। इन 3 पॉइंट्स के आधार पर एक बेहतरीन जवाब तैयार हो सकता है। अच्छा, अभी तक तो हमने भारत में आने वाले पैसे की बात की। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं, वो पैसा जो भारत से बाहर भेजा जाता है। इसके लिए सरकार की एक खास योजना है, जिसे एलआरएस कहते हैं, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। ये आरबीआई ने 2004 में शुरू की थी। इस योजना के तहत भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति 1 साल में, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में, $2.5 लाख तक की रकम कानूनी तौर पर विदेश भेज सकता है। चलिए, इसके मेन पॉइंट्स फटाफट देख लेते हैं जो प्रीलिम्स के लिए जरूरी हैं। इसे शुरू किया आरबीआई ने, साल था 2004। सालाना लिमिट है $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति, और ये सभी रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए, इसमें माइनर्स भी शामिल हैं। और अब एक बहुत बड़ा प्रीलिम्स ट्रैप। यहां पर अक्सर गलती होती है, तो इसे ध्यान से समझिए। ये एलआरएस योजना सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है। ये किसी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ या ट्रस्ट के लिए उपलब्ध नहीं है। परीक्षा में अक्सर यही फंसाया जाता है। वैसे हाल ही में काफी दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला है। एलएमआरएस के तहत जो पैसा विदेशी शिक्षा के लिए बाहर भेजा जाता था, वो अब 8 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गया है। इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है शिक्षा के विकल्प बदल रहे हों या आर्थिक नीतियां, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है, उसे परीक्षा के लिए जल्दी से एकदम फटाफट दोहरा लेते हैं। ये आपका फाइनल रिवीजन सारांश है। तो मुख्य बातें क्या हैं? अमेरिकी टैक्स प्रस्ताव है 3.5% का। भारत का कुल रेमिटेंस इनफ्लो $118.7 अरब। दुनिया में नंबर 1। सबसे बड़ा स्रोत अमेरिका। सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य महाराष्ट्र। आर्थिक प्रभाव, व्यापार घाटे का 47% इसी से फाइनेंस हुआ। स्थिरता, एफडीआई से भी ज्यादा स्टेबल। एलआरएस की सीमा $2.5 लाख प्रति व्यक्ति। और एलआरएस किसके लिए नहीं है? कॉर्पोरेट्स और फर्म्स के लिए। ये पॉइंट्स बिल्कुल फ्लैश कार्ड की तरह याद रखने हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि जैसे जैसे दुनिया भर की नीतियां बदल रही हैं, क्या रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हमेशा एक स्थिर सहारा बना रहेगा, या फिर देश को अपनी वित्तीय स्थिरता के लिए कुछ नए स्तंभ, कुछ नए सहारे खोजने होंगे? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। अपनी तैयारी जारी रखें। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलिए इसके हर पहलू को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये है कि क्या ये सिर्फ एक और ट्रेड डील है, या फिर इसके पीछे कुछ ज्यादा गहरा, कुछ ज्यादा स्ट्रेटेजिक छिपा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस पूरी चर्चा में। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में बटी होगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन क्यों है। फिर हम गुड्स ट्रेड के आंकड़ों पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी लोग, सर्विसेज और सिक्योरिटी के। फिर हम डीपर इंटीग्रेशन यानी गहन एकीकरण को समझेंगे। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, रिवीजन के लिए सारे की टेकअवेज को एक जगह देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन। देखिए, ये समझौता कोई अचानक से हुआ फैसला नहीं है।
इसके पीछे पूरे 3 साल की 3 साल की लंबी बातचीत है। और यही वजह है कि इसे दोनों देशों के रिश्तों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। और इस समझौते का जो दायरा है ना, वो बहुत बड़ा है। ये सिर्फ सामान के आने जाने तक ही सीमित नहीं है। इसमें सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी आवाजाही जैसे बेहद अहम मुद्दे भी शामिल हैं। और असल में यही चीज़ इसे किसी आम टैरिफ कम करने वाले एग्रीमेंट से कहीं ज़्यादा बड़ा और महत्वपूर्ण बना देती है। अच्छा, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, माल का व्यापार और उसके आंकड़े। यहाँ पर न इस समझौते के जो सबसे सीधे आर्थिक फायदे हैं वो साफ साफ नजर आते हैं। ठीक है, चलिए जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। अब ये आंकड़ा देखिए जरा, 99%। इसका मतलब ये है कि लगभग 99% भारतीय सामान को यूके के बाजार में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। जरा सोचिए, इसका हमारे कपड़ा उद्योग पर या लेदर इंडस्ट्री पर क्या असर होगा। उनके बनाए प्रोडक्ट्स यूके में सीधे सीधे और ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। मतलब भारतीय निर्यात के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट। और ये कोई एक तरफा सौदा नहीं है। बदले में भारत ने भी एक बड़ा कमिटमेंट दिखाया है। हमारे देश में बिकने वाले करीब 90% ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जैसे कि स्कॉच विस्की हो गई या फिर हाई एंड मशीनरी, उन पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाएगा। तो ये दिखाता है कि समझौता कितना बैलेंस्ड है और दोनों तरफ के फायदों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक 2-वे स्ट्रीट है जहां दोनों को फायदा हो रहा है। एक तरफ जहां हमारे 99% एक्सपोर्ट्स को यूके में ड्यूटी फ्री एंट्री मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ यूके के 90% प्रोडक्ट्स को भारतीय बाजार में ज्यादा बेहतर पहुंच मिल रही है। साफ है, ये दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक बहुत ही बड़ा कदम है। चलिए, अब तक हमने माल यानी गुड्स की बात की। अब इसे आगे बढ़ते हैं और अपनी तीसरे सेक्शन पर फोकस करते हैं, लोग, सेवाएं और सुरक्षा। ये समझौते का वो हिस्सा है जो थोड़ा बारीक है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे सीधे लोगों और हमारे सर्विस सेक्टर से जुड़ा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और काम का प्रोविजन है, रेसिप्रोकल डबल कॉन्ट्रीब्यूशन कन्वेंशन, या शॉर्ट में कहीं तो DCC। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भारतीय प्रोफेशनल कुछ समय के लिए यूके काम करने जाता है तो उसे और उसकी कंपनी को दोनों देशों में सोशल सिक्योरिटी का पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा। ये जो डबल पेमेंट की समस्या थी ना, उसे ये खत्म कर देता है। तो ये काम कैसे करता है ना? मान लीजिए कोई इंडियन IT प्रोफेशनल है जो टेम्पररी बेसिस पर यूके जाता है, तो इस अग्रीमेंट के तहत उसे सिर्फ एक ही देश में सोशल सिक्योरिटी का पैसा देना होगा, दोनों में नहीं। और ये जो छूट है ये 3 साल तक के लिए लागू होगी। अब ये पॉइंट जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसे आप एक प्रीलिम्स ट्रैप की तरह देख सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि DDCS क्या नहीं है। पहली बात, ये समझौता किसी व्यक्ति के सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स लेने के अधिकार पर कोई असर नहीं डालता। और दूसरी बात, ये यूके का जो इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज है उसे देने की ज़रूरत को भी ख़त्म नहीं करता। ये दोनों बातें गांठ बांध लीजिए, बहुत ज़रूरी हैं। इस समझौते का एक और ज़बरदस्त फ़ायदा है हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट पर सर्विस देते हैं, जो बिजनेस विजिटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, या फिर जो एक ही कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र होके जा रहे हैं। इन सब के लिए यूके जाना और वहाँ काम करना अब पहले से आसान हो जाएगा। और ये हमारे पावरफुल सर्विस सेक्टर के लिए, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। आइए अब हम चौथे सेक्शन की तरफ चलते हैं और ये समझते हैं कि ये समझौता सिर्फ व्यापार के बारे में नहीं है, बल्कि ये दोनों इकोनॉमीज के बीच एक गहरे इंटीग्रेशन, एक गहरे जुड़ाव को कैसे बढ़ावा देता है। इसमें हम कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और उनके पीछे की थ्योरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक बिल्कुल नया मोर्चा खुल रहा है, सरकारी खरीद का। ये एक बहुत बड़ा, मतलब ऐतिहासिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूके की कंपनियों को भारत के विशाल पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। इसका मतलब अब वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और सरकारी कंपनियों के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोली लगा सकेंगी। अब जरा थ्योरी की बात करते हैं। इसको समझने के लिए एक नज़र डालते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उस पर। तो FTA क्या है? ये 2 या ज़्यादा देशों के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसका मकसद उनके बीच व्यापार पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी और दूसरी रुकावटों को या तो कम करना है या फिर पूरी तरह से खत्म कर देना है। ये एक क्लासिक सवाल है जो अक्सर दिमाग में आता है। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO का एक सिद्धांत है मोस्ट फेवर्ड नेशन या MFN।
ये सिद्धांत कहता है कि एक देश को अपने सभी ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, किसी को कोई स्पेशल छूट नहीं देनी चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि एफटीए कैसे हो सकता है? तो इसका जवाब ये है कि डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत ही एफटीएस को एमएफएन सिद्धांत का एक एक्सेप्शन, एक स्वीकृत अपवाद माना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर। ये रिवीजन के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हिस्सा है, जो आपको परीक्षा की तैयारी के लिए एक बहुत ही सॉलिड फ्रेमवर्क देगा। आइए इस रिवीजन मैट्रिक्स पर एक तेज नजर डालते हैं। पहला पॉइंट, टैरिफ युक्तिकरण। इसका की फैक्ट क्या है? 99% भारतीय निर्यात को जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा और इसका नतीजा भारतीय सामान की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा यानी डीसीसी। ये 3 साल तक के टेम्पररी वर्कर्स को कवर करता है और डबल पेमेंट की झंझट खत्म करता है। तीसरा, प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी। इन्वेस्टर्स और सर्विस सप्लायर्स के लिए आना जाना आसान होगा, जो हमारे सर्विस सेक्टर के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। और चौथा, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। यूके की फर्म्स को इंडियन पब्लिक टेंडर्स में एंट्री मिलेगी, जो कि इंडियन मार्केट का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल ओपनिंग है। आप देखिए ये मैट्रिक्स कितनी खूबसूरती से इस पूरे समझौते के नेचर को समझा देता है। और इस पूरी बातचीत का जो सार है वो शायद इस एक वाक्य में छिपा है। यह सिर्फ एक ट्रेड को लिबरलाइज करने वाला डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो सोशल सिक्योरिटी और लेबर मोबिलिटी जैसे नॉन ट्रेड इश्यूज को भी अपने अंदर शामिल करती है। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर सोचने की ज़रूरत है। जैसे जैसे भारत दुनिया के दूसरे देशों के साथ और भी ज़्यादा एफटीएस करने की तरफ बढ़ रहा है, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल है, जिसमें व्यापार के साथ साथ सर्विसेज, मोबिलिटी और सोशल सिक्योरिटी भी शामिल है, ये हमारी आने वाली इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को किस तरह से आकार दे सकता है, इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज हम बात करने वाले हैं भारत EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टीपा की। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, इस पूरे एग्रीमेंट को समझने के लिए ना सबसे पहले बस इस एक नंबर पर ध्यान दीजिए, $100 बिलियन। जी हाँ, यही वो आंकड़ा है जो इस पूरी डील की कह सकते हैं नींव है। और आगे हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। देखिए, ये कोई आम ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में भारत की जो अप्रोच रही है ना इंटरनेशनल इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को लेकर, उसमें एक बहुत बड़ा, एक फंडामेंटल बदलाव है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ट्रेड को सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट की एक कानूनी गारंटी के साथ जोड़ा गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये टीपा एग्रीमेंट है क्या और इसमें कौन कौन शामिल हैं। चलिए अब उन बेसिक फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जहां पर अक्सर गलती हो सकती है, EFTA का मतलब यूरोपियन यूनियन यानी EU बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत कॉमन ट्रैप है एग्जाम्स के लिए। EFTA में ये 4 देश आते हैं, इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा। और हाँ, ये भी जानना जरूरी है कि भारत के ट्रेड के नजरिए से इस ग्रुप में सबसे बड़ा पार्टनर कौन है, तो वो है स्विट्जरलैंड, और उसके बाद नॉर्वे का नंबर आता है। एक और फैक्ट जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है इसकी लागू होने की तारीख। तो याद रखिए, साइन तो हो चुका है ये एग्रीमेंट, लेकिन ये लागू होगा अगले साल से। चलिए अब बात करते हैं इस एग्रीमेंट के सबसे कह सकते हैं गेम चेंजिंग हिस्से की, वो है इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट। यही वो चीज़ है जो TPP को बाकी सारे FTS से एकदम अलग खड़ा करती है। और ये जो कमिटमेंट है ना, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक है और टाइम बाउंड है। मतलब मार्केट एक्सेस को सीधे सीधे भारत के डेवलपमेंट से जोड़ा गया है, यानी FDI भी आएगा और जॉब्स भी क्रिएट होंगे। अब यहाँ पर बाइंडिंग कमिटमेंट या बाध्यकारी प्रतिबद्धता का मतलब समझना बहुत जरूरी है। यही वो शब्द है जो TEPA को इतना हिस्टोरिक बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक कानूनी शर्त है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो भारत जो ट्रेड में छूट दे रहा है उसे वापस ले सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये तो हुई पहले पिलर की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है गुड्स ट्रेड यानी माल का व्यापार। देखते हैं कि इसमें क्या तय हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से मार्केट एक्सेस को लेकर एक बैलेंस्ड, एक रेसिप्रोकल डील हुई है। भारत अपनी करीब 80% टैरिफ लाइंस पर मार्केट एक्सेस देगा, तो वहीं दूसरी तरफ ईफ्टा देश भारत के लिए अपने 100% नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का बाजार खोल देंगे। तो ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब बात करते हैं तीसरे और एक और अहम पिलर की, जो भारत की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है, सर्विसेज सेक्टर।
इस एग्रीमेंट में खास तौर पर उन सर्विसेज पर फोकस किया गया है जहां भारत का दबदबा है, जैसे कि आईटी सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज और एजुकेशनल सर्विसेज। ये वो सेक्टर्स हैं जहां हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स को दुनिया में एक अलग पहचान मिली हुई है। तो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए एफ्टा देशों में काम करना कैसे आसान होगा? उसके लिए इसमें एक बहुत जरूरी प्रोविजन है जिसे कहते हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स, यानी MRAs। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे प्रोफेशनल्स की डिग्री और क्वालिफिकेशन को एफ्टा देशों में मान्यता दी जाएगी। इससे उनके लिए वहां जाकर काम करना बहुत आसान हो जाएगा, खासतौर पर इन सेक्टर्स में जैसे नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर। हमारे स्किल प्रोफेशनल्स के लिए इफ्टा देशों में काम करने के बेहतरीन मौके खुलेंगे। तो चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टेकअवेज क्या हैं। खासकर मेंस में आंसर लिखते वक्त इस 3 पिलर स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। पहला, बाइंडिंग इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, दूसरा, गुड्स मार्केट एक्सेस और तीसरा, MRAs के जरिए सर्विसेज मोबिलिटी। अगर आप इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे तो आपके आंसर को एक बहुत ही क्लियर और इफेक्टिव स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे मार्क्स अच्छे आने की उम्मीद बढ़ जाती है। और आखिर में ये रहे वो सारे की फैक्ट्स और फिगर्स जो प्रीलिम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। एक क्विक रिवीजन के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। एग्रीमेंट का नाम, EFTA के मेंबर्स कौन हैं, लागू होने की तारीख, इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जॉब्स का टारगेट और सबसे खास बात, बाइंडिंग कमिटमेंट वाला ये भारत का पहला FTA है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये जो मॉडल है जहां ट्रेड को सीधे सीधे इन्वेस्टमेंट की गारंटी से जोड़ा जा रहा है, क्या ये दुनिया भर के FTAs का नया भविष्य हो सकता है? TEPA सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, ये शायद एक नया रास्ता दिखा रहा है कि कैसे देश आने वाले समय में इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को लेकर बातचीत करेंगे। भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट पावर हाउस बनाने की दिशा में सरकार ने हाल ही में एक बहुत ही अहम पॉलिसी लॉन्च की है, निर्यात संवर्धन मिशन। अब सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिहाज से देखें तो ये सिर्फ एक और स्कीम नहीं है। नहीं, ये भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक बहुत बड़े, एक फंडामेंटल शिफ्ट का इशारा है। तो चलिए आज इसी मिशन को गहराई से समझते हैं। अच्छा, तो आज हम इस टॉपिक को कैसे कवर करेंगे, इसका एक रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम मिशन का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव्स को डिकोड करेंगे। इसके साथ ही क्रेडिट गारंटी योजना को भी समझेंगे जो बहुत ज़रूरी है। फिर इसे इकोनॉमी के बड़े कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे और हाँ, सबसे आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन असल में है क्या और इसे क्यों भारत की विदेश व्यापार नीति में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। तो देखिए, यहाँ जो सबसे की बात है वो ये है कि ये मिशन सिर्फ सब्सिडी या पैसे देने वाली पारंपरिक योजनाओं जैसा नहीं है। ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और फ्लेक्सिबल डिजिटल फ्रेमवर्क है। इसका असली मकसद सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि एक्सपोर्टर्स के लिए पूरे इकोसिस्टम को ही बेहतर बनाना है, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में टिक सकें और आगे बढ़ सकें। चलिए अब जरा इस मिशन के स्ट्रक्चर को, इसके ढांचे को समझते हैं। इसकी पूरी की पूरी बनावट 2 मजबूत पिलर्स यानी 2 स्तंभों पर खड़ी है। सरकार ने इस बड़े बदलाव के लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट भी दिखाया है। इस मिशन के लिए 25,060 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। ये दिखाता है कि सरकार एक्सपोर्ट सेक्टर को लेकर कितनी सीरियस है। यही पैसा इस मिशन के दोनों पिलर्स, फाइनेंशियल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग, को मजबूती देगा। और ये मिशन कोई शॉर्ट टर्म प्लान नहीं है, ये पूरे 6 साल तक चलेगा, वित्त वर्ष 2025-26 से शुरू होकर 2030-31 तक। अब ये लंबी टाइमलाइन बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे पॉलिसी में एक स्थिरता आती है। एक्सपोर्टर्स को ये भरोसा होता है कि सरकार की नीतियां अचानक नहीं बदलेंगी और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये स्लाइड इस मिशन का पूरा सार है। जैसा हमने कहा, इसके 2 पिलर्स हैं, जिन्हें यहाँ 2 सब स्कीम्स में बांटा गया है। पहला है निर्यात प्रोत्साहन, जिसका सीधा सीधा काम है फाइनेंशियल सपोर्ट देना, मतलब एक्सपोर्टर्स को सस्ता फाइनेंस उपलब्ध कराना। और दूसरा है निर्यात दिशा, ये नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट पर फोकस करता है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने में मदद करना, उनकी क्षमता बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स को सुधारना। मिशन ने कुछ खास सेक्टर्स पर फोकस किया है। ये वो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं,
मतलब जिनमें बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और ये वही सेक्टर्स हैं जिन्हें हाल के ग्लोबल ट्रेड वॉर और टैरिफ बढ़ने से काफी नुकसान हुआ है। तो इन पर फोकस करने का मकसद डबल है। एक तो एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और दूसरा बड़े पैमाने पर नौकरियां भी पैदा होंगी। ठीक है, तो हमने मिशन का स्ट्रक्चर तो समझ लिया, लेकिन हर एक्सपोर्टर के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो है पूंजी कहाँ से आएगी, फाइनेंस का क्या होगा। तो इसी सवाल का जवाब देने के लिए और लिक्विडिटी यानी पैसे के फ्लो की जो सबसे बड़ी दिक्कत है उसे दूर करने के लिए मिशन के साथ साथ एक और बहुत पावरफुल स्कीम शुरू की गई है। ये है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एक्सपोर्टर्स यानी CGSCE। इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए का एडिशनल क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। और इसकी सबसे खास बात क्या है, ये कोलैटरल फ्री है। मतलब एक्सपोर्टर्स को लोन लेने के लिए कोई गारंटी या कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी इसके लिए 100% गारंटी देगी, जिससे बैंकों का रिस्क कम होगा और वो आसानी से लोन दे पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये क्लासिक प्रीलिम्स ट्रैप है। देखिए, जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन यानी EPM है, उसे लागू करने की जिम्मेदारी DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। वहीं जो क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी CGSE है, उसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज यानी DFS मैनेज कर रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं और ये अंतर याद रखना एग्जाम के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस मिशन को इंडियन इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर में फिट करके देखते हैं। आखिर ये देश के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये एक आंकड़ा पूरी कहानी बता देता है। भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स में से लगभग 45% हिस्सा MSMEs यानी छोटे और मझोले उद्योगों का है। सोचिए, लगभग आधा। ये सिर्फ हमारे एक्सपोर्ट्स की रीढ़ नहीं है, बल्कि ये देश में सबसे ज्यादा नौकरियां भी पैदा करते हैं। तो जाहिर है, जब ये मिशन MSMEs को सपोर्ट करेगा तो इसका असर सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी पर पड़ेगा। ये आंकड़े बताते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस पहले से ही काफ़ी मजबूत है। चाहे वो सामान का एक्सपोर्ट हो या सर्विसेज का, दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर हमारा सर्विसेज एक्सपोर्ट तो एक नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है। तो ये मिशन इसी मजबूत बुनियाद पर एक और बड़ी छलांग लगाने की तैयारी है। हाँ, हमारा प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन जब हम इसे पूरी दुनिया के मुकाबले में देखते हैं तो ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भारत का हिस्सा अभी भी सिर्फ 2.5% के आसपास है। ये आंकड़ा एक तरफ हमारे लिए एक चैलेंज है, तो दूसरी तरफ ये दिखाता है कि हमारे पास ग्रोथ का कितना बड़ा पोटेंशियल है। इस मिशन का अल्टीमेट टारगेट इसी 2.5% के आंकड़े को ऊपर ले जाना है। चलिए, अब तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है उसे फटाफट एग्जाम के नजरिए से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये हैं 4 की टेकअवेज। पहला, याद रखिए ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, सिर्फ कोई इंसेंटिव स्कीम नहीं। दूसरा, इसके 2 पिलर्स हैं, निर्यात प्रोत्साहन जो फाइनेंशियल है और निर्यात दिशा जो नॉन फाइनेंशियल है। तीसरा, और ये प्रीलिम्स के लिए सबसे जरूरी है, लिक्विडिटी के लिए जो CGSE स्कीम है उसे DFS लागू कर रहा है, DGFT नहीं। और चौथा, इसका बड़ा मकसद MSMEs की 45% की ताकत का इस्तेमाल करके ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में भारत के 2.5% के शेयर को बढ़ाना है। आखिर में अगर इन दोनों पॉलिसीज को एक लाइन में समझना हो तो ये कह सकते हैं कि ये भारतीय एक्सपोर्टर्स की 2 सबसे बड़ी मुश्किलों पर सीधा हमला है। एक तो फाइनेंस की कमी और दूसरा नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसका मकसद बस यही है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं के इस दौर में हमारे एक्सपोर्टर्स न सिर्फ टिके रहें बल्कि और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने। और ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या ये मिशन अपनी इस दोहरी रणनीति से उन असली रुकावटों को हटा पाएगा जो भारत को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट सुपर पावर बनने से रोक रही हैं? इसका जवाब जाहिर है इस बात पर निर्भर करेगा कि इसे जमीन पर कितनी अच्छी तरह से लागू किया जाता है।